हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। उसमें हम चालू करने जा रहे हैं आज से सबसे महत्वपूर्ण, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, वो है विटामिन्स। यदि आपको याद हो तो फ्लो चार्ट पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था, विटामिन हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा नहीं देता है। हम विटामिन इसलिए खाते हैं क्योंकि विटामिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, तो ऐसे विटामिन से संबंधित जानकारी अपन पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन का इंट्रोडक्शन। विटामिन, वाइटामिन, विटामिन जो आपको लगे आप बोल सकते हैं विटामिन। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से अपन चालू करेंगे, धीरे धीरे समझते चले फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना, ये विटामिन जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या जिसे अपन कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन चारों क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन से कभी भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कभी भी हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक, याद रखना। और विटामिन का अवशोषण, विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन का हमारे शरीर में होता है एब्जॉर्प्शन, या जिसे अपन कहते हैं अवशोषण। तो विटामिन का अवशोषण हमारे शरीर में होता है स्टमक या आमाशय में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते समय पढ़े हैं, इसका अवशोषण होता है हमारे आमाशय में। इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B12 का अवशोषण कहां होता है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे अपन कहते हैं छोटी आंत। सिर्फ इतना लिखा है क्वेश्चन में कि विटामिन का अवशोषण कहां होता है, कुछ नाम नहीं दिया है, सिर्फ विटामिन लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टमक, आमाशय। लेकिन पर्टिकुलर नाम दे के पूछ ले कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहां होता है, तो भले आपके ऑप्शन में आमाशय हो, अब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। लेने इसके स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करते हैं विटामिन की डिस्कवरी या खोज की, तो विटामिन की खोज बहुत विवादित है। ठीक, अलग अलग बुक में आप जाओगे, अच्छी रेफरेंस बुक में जाओगे उसके आंसर अलग है, अपन जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखते हैं उसके आंसर अलग है। तो हर कंडीशन में इसके आंसर अलग अलग है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यदि बात की जाए विटामिन की डिस्कवरी, या जिसे अपन कहते हैं विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज देखिए बहुत सारी जगह आपको मिलेगा फंक, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा फंक, और हो सकता है वो सही भी रहे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बता देता हूं। सबसे पहले 1881 में ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी विटामिन की। हाँ, ये बात की बात है कि उस समय विटामिन नाम नहीं चलता था, इसका कुछ और नाम था, लेकिन ल्यूनिन ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और वह तत्व, वह मतलब सब्सटेंस, एलिमेंट जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसे हम कहते हैं विटामिन। ये बताया था ल्यूनिन ने, तो विटामिन की खोज की है ल्यूनिन ने। ठीक, फिर आगे चलकर आई विटामिन थ्योरी, या जिसे अपन कहते हैं विटामिन सिद्धांत। इस विटामिन सिद्धांत को 1911 में दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम है फंक
और उनके साथ दूसरे हैं हॉपकिंस। फंग और हॉपकिंस, ठीक, हॉकिंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, हॉपकिंस और फंग। इन्होंने सबसे पहले विटामिन थ्योरी दी, जो ये कहती है कि विटामिन जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी है, हमारे लिए एक क्या है ये सूक्ष्म मात्रा में लेकिन हमारे लिए आवश्यक होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए, ये सब कहते हैं ये थ्योरी। फिर आगे चल के आज जो हम टर्म यूज कर रहे हैं विटामिन, हम जो बोल रहे हैं विटामिन शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इस विटामिन शब्द को सबसे पहले उपयोग किया था फंक ने। ठीक, अब क्वेश्चन समझना, एक कंडीशन इसकी वो मैं समझा रहा हूं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दें किसी भी प्रकार से, हर कंडीशन में आपका आंसर होगा विटामिन शब्द का प्रयोग किया है फंक ने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कहा जाए विटामिन की खोज किसने की है, तो आपके ऑप्शन में यदि लियोनिन दिया है तो यही आपका सही जवाब होगा, फिर चाहे आपके ऑप्शन में फंक हो या हॉपकिंस हो। ठीक है, अब कंडीशन समझना। मान लो आप पेपर देते हैं एमपी गवर्नमेंट के कोई एग्जाम का, है ना, क्या कहते हैं एमपी गवर्नमेंट बोले तो ईएसबी, यही नाम है ना व्यापक जिसको अपन कहते थे, फिर नाम हम बदलते रहते हैं जिसके, ईएसबी। ईएसबी के हिसाब से यदि आप कोई भी पेपर देते हैं तो आपका आंसर होगा फंक। विटामिन की खोज किसने की है, फंक ने, वहां पर फंक ही सही रहेगा, चाहे आप पीएससी दे दो चाहे एमपी का कोई भी एग्जाम दे दो। फिर यदि मान लो आप एग्जाम देते हैं कौन सा, एसएससी, रेलवे, इस टाइप के कोई एग्जाम देते हैं, तो इनमें जो आंसर सही माना जाता है वो होता है हॉपकिंस। ठीक, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका आंसर, हॉपकिंस। तो आपको देखकर आंसर देना है कि आप कौन से एग्जाम में बैठे हो। मान लो ना याद हो कि कौन से एग्जाम में बैठे हो तो वो देख लेना अपना एडमिट कार्ड, या वहां पर जो मैडम घूमे सो कहना कितना बताना कहना कौन सा क्या एग्जाम चल रहा, ठीक है। लेकिन समझ जाना, यदि व्यापम है तो फंक, एसएससी रेलवे है तो हॉपकिंस, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी ऐसे एग्जाम में आता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा लियोनिन। बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं सिस्टमैटिक इसको लिख लें। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में भी और पेपर में भी आते हैं, मजा आएगा ना, बस आप मन लगा के इसको पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपसे कहा जाएगा कि प्रकृति में ढूंढा गया सबसे पहला विटामिन, मतलब जब विटामिन खोज जो चल रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, तो सबसे पहले कौन सा विटामिन ढूंढा गया, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहला ढूंढा गया विटामिन है विटामिन सी। ठीक, फिर विटामिन B1 जो है इसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाया गया है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में या लैब में आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो बनाया गया है वो है विटामिन B1। अब विटामिन से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चलता है, आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर विटामिन, फ्यूचर विटामिन या इसे कहते हैं भविष्य का विटामिन किसे कहा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सही हो गया, उटपटांग सुनने में लग रहा है, भविष्य का विटामिन, तो भविष्य का विटामिन, फ्यूचर विटामिन कहा जाता है विटामिन पी को। ठीक, अब देखो भविष्य का विटामिन शब्द से आपको कोई और अर्थ नहीं निकालना है, भविष्य के विटामिन का मतलब है कि अभी उसके बारे में जानकारी है लेकिन वो जानकारी बहुत लिमिटेड है, सीमित है, हमें नहीं पता है कि ये और कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिल सकता है, इसका हमारी बॉडी पे और कितना इंपैक्ट है, इन सब पे अभी खोज चल रही है, इसकी जानकारी अभी चल रही है, पता लगा रहे हैं, खोज कर रहे हैं,
इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, भविष्य का विटामिन। ठीक, ऐसा देखा गया है नींबू की कुछ प्रजातियों में, लेमन अपना नींबू जो है उनकी कुछ प्रजातियों में देखा गया है एक विशेष प्रकार का विटामिन है, और उस विटामिन का मतलब इतना महत्व है कि ऐसा बताते हैं कि वो विटामिन जो है वो हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकता है। अब कैंसर तो आप सभी जान ही रहे हैं कितना बड़ा ये बीमारी है, कितनी तेजी से फैल रही है, कितना बड़ा अपना कह सकते हैं ये टॉपिक है कि इसके बारे में उपचार मिल जाए, जल्दी इलाज हो जाए। तो इस वजह से भी इस विटामिन पर रिसर्च चल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भविष्य का विटामिन। ऐसा नहीं सोच रहा है ना मेरे को रात के सपना आया था, कोई भगवान सपने में आए थे और कहते कि भैया तुम पढ़ा दो यार, अभी के 5 साल 10 साल इसको पढ़ाएंगे, तो वैसा नहीं है ना। भविष्य का विटामिन मतलब अभी जानकारी तो है पर सीमित है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होगा। ठीक, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब समझेंगे इसकी कहानी। यदि अपन बात करें विटामिन के प्रकार की, बहुत अच्छे समझना, बहुत सरल है, मजा आए। यदि हम बात करते हैं विटामिन के टाइप्स या प्रकार की, तो विटामिन जो है ये होते हैं 2 प्रकार। पहला प्रकार का जो विटामिन है इसे हम कहते हैं वाटर सॉल्यूबल, या इन्हें कहा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, जो पानी में नहीं घुले उन्हें घोलने के लिए यूज करते हैं फैट या वसा, इसलिए इन्हें कहा जाता है फैट सॉल्यूबल, या इन्हें अपन कहते हैं वसा में घुलनशील। ठीक, अब समझना, ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील हैं वो होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, और ये जो भी अपन पढ़े भविष्य वाला, ये तीनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। अब कौन कौन से बच गए, तो यदि हम बात करें फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील, तो ये कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे, ए, डी, ई और के, ये होते हैं फैट सॉल्यूबल वसा में घुलनशील। अच्छा, यहां एक पॉइंट याद रखना, विटामिन बी दिया है तो बी से रिलेटेड यहां पर जो भी बी कॉम्प्लेक्स होगा, B1, B2, B3, B5, B6, वो सब भी क्या रहेंगे, जल में घुलनशील। अब देखो, ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, ये विटामिन कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर या संचित नहीं होते। ठीक, ये कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इनका न स्टोर न होने का भी एक कारण है, क्या होता है, ये जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है, तो जब हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का निर्माण होता है, तो उस यूरिन में 95% पानी होता है। यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है, सब कुछ है, लेकिन 95%, 95% उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर। और उसी पानी में ये विटामिन घुल जाएगा, कौन से, विटामिन बी और सी। पी तो अपन खाते नहीं तो शरीर में पहुंचता नहीं, विटामिन बी और सी पानी में घुल जाएंगे, और पानी में घुलने के कारण ये क्या होगा, यूरिन के साथ हमारे शरीर से हो जाएंगे बाहर। ठीक, ये हमारी बॉडी से क्या कर जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे, हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगे। ये कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते, जब तक है उतने समय तक काम हो रहा है ना। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जब वो स्टमक में है, एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में पहुंच गए, जो काम था उन्होंने वो काम कर दिया। लेकिन जब यूरिन बना तो उसमें पानी है, इसलिए उसके साथ घुलकर ये हो जाते हैं बाहर। अब यदि अपन फैट सॉल्यूबल की बात करते हैं, तो याद रखना, ये विटामिन हमेशा हमारे शरीर में स्टोर या संचित होते हैं, ये हमेशा हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। अब जब हमेशा हमारे शरीर में है तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे,
ऐसा तो है नहीं कि रोज अलग अलग दिन के भैया आज ब्रेन में रह लो, कल स्पाइनल कॉर्ड में, फिर हार्ट में, ऐसा तो है नहीं। स्टोर होते हैं तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। तो जो विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होते हैं वो रहते हैं हमारे लीवर में या यकृत में। तो आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जाएगा लीवर या यकृत में संचित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ADEK, ऑप्शन में देख लेना। और जो स्टोर नहीं होंगे वो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी और पी। ठीक, अपन हर विटामिन को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से बस पढ़ते चलो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट याद रखना, टोटल अभी तक जो विटामिन की डिस्कवरी हुई है वो है 20 अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, चाहे वो उसी के सब टाइप्स हो या उसी से आइसोलेट किए हो, उसी से आर्टिफिशियल बनाया हो, नेचर में मिले हो, जैसे भी टोटल अभी तक मिल चुके हैं 20 विटामिन। लेकिन जो विटामिन जिनकी हम स्टडी करते हैं उनकी संख्या है 13। तो याद रखना, इसीलिए अपन जो विटामिन पढ़ते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स, सी, ए, डी, ई के, ये मिला के ये रहते हैं 13, लेकिन असल में जो खोज हुई है वो टोटल विटामिन कितने हैं 20। अपन कोशिश करेंगे कि अपन भी एक दो थोड़ा पढ़ लें, या तो पूरा पूरा पढ़ेंगे या फैक्ट में पढ़ेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए, तो विटामिन में सबसे पहले जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो है हर विटामिन का अपना एक रासायनिक नाम या केमिकल नेम होता है। बहुत जरूरी है ये, एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए। मैं पहले इनके रासायनिक नाम लिखता हूं, फिर अपन एक एक करके इनको पढ़ना चालू करते हैं। यदि बात की जाए विटामिन ए की, ठीक, मैं सीधे सीधे लिखते चलता हूं। यदि अपन बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं विटामिन सी की, तो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, या हम इसे कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन ई, इसे कहा जाता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन। थोड़ा सा टफ लगेगा पढ़ने में, पर आप धीरे धीरे पढ़ते चलो, याद हो जाएगा। फाइलोक्विनोन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। फिर यदि अपन आगे बढ़ते हैं, अगला विटामिन है विटामिन B1। B1 को कहते हैं थायमीन। ठीक, फिर है विटामिन B2, इसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। बहुत सारे नाम हो सकता है आपने सुना हो, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, इसे हम कहते हैं नियासिन। फिर होता है विटामिन B5, इसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विटामिन B6, इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। फिर होता है विटामिन B7, जिसे कहते हैं बायोटीन। फिर होता है विटामिन B9, जिसे हम कहते हैं फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और फिर होता है विटामिन B12,
जिसे हम कहते हैं साइनोकोबालामाइन। थोड़ी भारी नाम है लेकिन बड़े काम का है अपने लिए। साइनोकोबालामाइन, यही वो 13 विटामिन है जो पढ़े जाते हैं, जो चर्चा का विषय होते हैं, है ना। बाकी टोटल जो विटामिन की खोज हुई है उनकी संख्या तो कितनी है, तो वो संख्या पहुंच चुकी है 20। ठीक, देखो वैसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा इनको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूं कुछ शब्दों को। ठीक, जैसे विटामिन ए हमारी आंख की रेटिना को डेवलप करता है, रेटिना को विकसित करता है, इसलिए इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक, विटामिन डी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, 5 या 5 का मतलब केमिस्ट्री में होता है पेंटा, तो वहां से क्या हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट इसमें मेटल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है साइनोकोबालामाइन। तो थोड़ा तो आप रिलेट कर लोगे, लेकिन बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब चाहो तो पी का भी लिख सकते हो। पी को कहा जाता है निकोटिनामाइड। हालांकि अभी पेपर में आने के चांसेस कम है इसके, पर फिर भी अब बात चली रही है तो लिख लो निकोटिनामाइड। ये रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन पी का, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर विटामिन या जिसे हम कहते हैं भविष्य का विटामिन। ठीक, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब धीरे धीरे करके अपन हर एक बैक्टीरिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सॉरी हर एक विटामिन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक अपन विटामिन उठाए तो उसकी फिर अपन पूरी डिटेल पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक एक करके ऐसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे विटामिन ए से, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अपन। ठीक, मैं हेडिंग डाल के स्टार्ट करेंगे। विटामिन ए। ठीक, चलिए समझिए। अब धीरे धीरे करके सीक्वेंस अपन पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले तो बात आ जाएगी कि भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम अभी अपन ने देखा, ये क्या होता है रेटिनॉल। फिर बात आती है विटामिन ए की खोज किसने की है, डिस्कवरी या खोज, तो इसकी जो डिस्कवरी या खोज ये की है मैकुलम। मैकुलम आप याद कर लो, इतने से काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत सारी किताब में ऐसा लिखा रहता है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलम ने की है, फिर बाकी विटामिन की डिस्कवरी का वो अलग अलग अपना नाम दे देते हैं। पर याद रखना मैकुलम ने खोज की है सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की, विटामिन बी और उसके कॉम्प्लेक्स उनकी खोज अलग अलग साइंटिस्ट ने की है ना। लेकिन ये है कि विटामिन ए की जब मैकुलम ने खोज की थी ना, तब उनको अनुमान था कि कोई और भी विटामिन है जो और दूसरे काम भी कर रहा है ना। जैसे बहुत से डिसीज जो होती हैं उनके बारे में उनको थोड़ी बहुत आइडिया था, अनुमान लगा लिया था उन्होंने, इसी वजह से उनको श्रेय दे देते हैं। लेकिन अब आप पूरा प्रॉपर पेपर के एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो आप याद रखना मैकुलम ने डिस्कवरी की है सिर्फ और सिर्फ किसकी, विटामिन ए की। विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। हिंदी में इसे अपन क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। अब क्या कहना चाह रहा है ये शब्द, चलो हम तो समझ गए, पेपर में आया एंटी इन्फेक्शन विटामिन, विटामिन ए, ठीक कोई बात नहीं, पर कहना क्या चाह रहा है, क्या मतलब है एंटी इन्फेक्शन विटामिन से। एंटी इन्फेक्शन विटामिन का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, ये सब जब हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो एंटीजन बनाएंगे।
एंटीजन से हमें नुकसान होगा, उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा। तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज बनाने के लिए यह विटामिन प्रेरित करता है, हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करता है ताकि हमारा शरीर क्या बना सके, एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज हैं वो फिर क्या करेंगी, ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के एंटीजन हैं, इन सभी को ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो जब ये नष्ट हो गए, शरीर में कुछ कर ही नहीं पाए, तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, संक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं तो हमारी आंख का वह हिस्सा जहां इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रेटिना। हिंदी में उसे अपन कहते हैं दृष्टिपटल, रेटिना। आंख अपना टॉपिक अपन आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रख लो कि आंख का वह भाग जहां इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे रेटिना कहते हैं। तो हमारी आंख की जो रेटिना है, उस रेटिना में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, यही रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है, हमारी रेटिना की रॉड सेल, सिर्फ नाम समझते चलो, विस्तार से अपन आंख में पढ़ेंगे। रॉड सेल, सल्का कोशिका या जिसे हम कहते हैं रॉड सेल, रॉड सेल हमारे आंख में बनने वाले इमेज में लाइट की इंटेंसिटी को, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। क्योंकि आप जानते हैं बहुत तेज लाइट का यदि प्रकाश आएगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ देगा। यदि आपको ब्रेन तक इमेज पहुंचाना है तो एक संतुलित, एक बैलेंस लाइट पहुंचना चाहिए। तो उस लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है रेटिना में, जिसे कहते हैं सल्का कोशिका, रॉड सेल। इस रॉड सेल को बनाने का काम करता है रोडोप्सिन, याद रखना, रॉड रोडोप्सिन। और ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, इस रोडोप्सिन प्रोटीन को डेवलप करता है या उसको विकसित करने में मदद करता है विटामिन ए। इसीलिए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, क्योंकि ये हमारी क्या विकसित कर रहा है, रेटिना। विटामिन ए रोडोप्सिन प्रोटीन बनाएगा, रोडोप्सिन प्रोटीन रॉड सेल को डेवलप करेगा, रॉड सेल लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करेगी, तो आंख में बनने वाली इमेज अच्छी होगी। इसलिए विटामिन ए को किससे जोड़ देते हैं, रेटिना से। इसलिए आप देखना, जिसको चश्मा लगता है, आंख कमजोर रहती है ना, तो उनको विटामिन ए ज्यादा खाने को कहा जाता है। यही कारण, क्योंकि विटामिन ए संबंधित होता है रेटिना से। अच्छे से इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस आप समझते चलो, पढ़ते चलो इसको, और जो साथ में नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर लिखते भी चलो। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के आपको समय दे देता हूं कि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकें ना। फिर उसके बाद यदि अपन आगे बढ़े और इसके काम की बात करते हैं, तो यह विटामिन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो, शरीर की वृद्धि का काम प्रोटीन का होता है, लेकिन यदि विटामिन के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि शरीर की वृद्धि करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो घबरा नहीं जाना कि हम तो पढ़े हैं भैया शरीर की वृद्धि प्रोटीन करता है, ये कहा गया पेपर में, घबराना नहीं। शरीर की वृद्धि करने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक, फिर हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, ये कोशिका रेस्पिरेशन या श्वसन करके हमारे लिए बनाती हैं एनर्जी। अपन पढ़ते आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े हैं और एक तो जगह और पढ़े हैं, 38 एटीपी एनर्जी बनती है। तो ये जो एनर्जी या ऊर्जा बन रही है, एटीपी बना रही है हमारी सेल, इस सेल को इस काम को करने के लिए प्रेरित करना कि भैया बढ़िया बनाते रहो, एनर्जी अगले के शरीर में लगेगी, जरूरत पड़ेगी, उसको प्रेरित करना, या अपन जिससे क्या कहेंगे, स्टिमुलेट करना, रेगुलेट करना।
ये काम ही कौन करता है? विटामिन। तो आपसे घुमा के पूछेगा ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनने के कार्य को प्रेरित करता है। घबराना नहीं, क्योंकि अपन क्या पढ़े हैं, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो अब यहाँ ये नहीं कह देना कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, और ये ऊर्जा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि देखो पेपर में आने वाले क्वेश्चन के अपन को कुछ जानकारी नहीं है, आपको कंप्यूटर में टिक करना है। अब जैसे यदि मैं बात करूं जेल पहरी के पेपर की, तो उसमें आया था बाज की रफ्तार बताइए। अब कौन हर पक्षी की रफ्तार थोड़ी याद करेगा, कोई कल के कह देगा चीता की रफ्तार बताओ तो अच्छा भी लगे कि भाई चीता इतना तेज दौड़ लेते हैं तो ठीक है। कल के कह दिया मछली कैसे कितने स्पीड से तैर रही है, पानी कैसे रंग का था मछली तैर रही थी, कुछ भी आ सकता है। तो अपन बहुत की तो तैयारी अब कुछ की भी तो नहीं कर सकते, पर जितना संभव उतनी तो तैयारी कर सकते हैं ना। तो अब उसको लेके चलेंगे, बिल्कुल इसको पॉजिटिव लेके चलना। ये नहीं सोचना कि हर चीज के दो दो तीन तीन आंसर क्यों हो रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेंटलिटी नहीं बनाना कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा कारण है फेलियर का, याद रखना। जिस दिन इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, सेल्फ डाउट होने लगेगा, तो वहां काम बिगड़ जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, मोरल है, डाउन होगा। जो आप पढ़ के गए हैं वो बनेगा नहीं। आसपास के लोगों को तेजी से करते देखोगे और प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए सेल्फ डाउट से बाहर निकलो, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, इस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई किया करो। ठीक, तो यदि एनर्जी से रिलेटेड विटामिन आ जाए कि ऐसा विटामिन जो एनर्जी बनाने में मदद करता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। प्लस ये क्या करता है, हमारी जो ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसे हम कहते हैं श्वास नली, ठीक, इस श्वास नली में एक सब्सटेंस है जिसे कहते हैं म्यूकस, हिंदी में इसे अपन कहते हैं श्लेष्मा। म्यूकस या श्लेष्मा चिपचिपा द्रव होता है, जो अपनी लिक्विड वाली नाक बहती है ना, उसी को म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा। तो वैसे क्या होता है, जब मान लो अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग करते समय क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो गर्म है, उतनी गर्म हवा यदि सीधे लंग्स में पहुंच गई तो हमारे फेफड़े में एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई, वायु कोश। श्वसन तंत्र में अपन पढ़ेंगे। ये जो वायु कोश होता है ये ज्यादा टेम्परेचर की हवा में डैमेज हो जाएगा। तो क्या होता है, अपन ने ब्रीदिंग किया, म्यूकस अपनी नाक में है, म्यूकस के कांटेक्ट में आके वो जो हवा है जब एल्वुलाई तक पहुंचती है तो उसका टेम्परेचर या तापमान कम हो जाता है। पहली कंडीशन, पहली काम है ना उसका, पहली स्थिति। दूसरा, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो हवा में धूल के कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी है, वो भी हमारे लंग्स या फेफड़े में ना चले जाएं, इसलिए ये चिपचिपा सब्सटेंस म्यूकस होता है, उसमें क्या होता है, चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल और गंदगी, जो अपनी नाक में ही रुक जाते हैं, अंदर तक नहीं जा पाते। तो हमारी जो ट्रैकिया है, श्वास नली, उसमें म्यूकस होता है जो हमारी ट्रैकिया को गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है। इससे इस काम के लिए भी प्रेरित करने वाला है, इस काम के लिए भी जो विटामिन हेल्प करता है, जो रेगुलेट कर रहा है, वो होता है विटामिन ई। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो नए फैक्ट आ रहे हैं उनको लिखें, उनको रटो, याद कर डालो, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल अलग हो गया है। नए नए फैक्ट से भी जुड़ो, केवल जो लिमिटेड जानकारी है उससे सिलेक्शन नहीं होगा, उससे जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट लें। फैक्ट ठीक, चलिए अब विटामिन ए से संबंधित एक क्वेश्चन जो बहुत चलता है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ना वैसे हाल उसका आंसर आप दे दोगे, बहुत दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन ए में कौन सा पिगमेंट होता है, विटामिन ए में कौन सा वर्णक या पिगमेंट होता है, आपने एक पिगमेंट का नाम सुना होगा, केरोटीन। केरेटिन अपन कल पढ़े थे, वो केरेटिन प्रोटीन है जो बाल और नाखून में पाया जाता है, उसकी चमक के लिए जिम्मेदार होता है, वो केरेटिन था। कैसे था, ये है केरोटीन। केरोटीन गाजर में होता है इसलिए उसको कैरेट कहते हैं, है ना। तो विटामिन ए में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है केरोटीन। अब पिगमेंट शब्द सुन के घबराना नहीं, ऐसे केमिकल जिनका कोई स्पेसिफिक कलर होता है या जिनकी वजह से कोई विशेष कलर होता है वो उसके पिगमेंट कहलाते हैं।
जैसे हल्दी का पीला रंग है, उसमें कोई पिगमेंट होगा। टमाटर लाल हो गया है, लाइकोपीन है जो एक पिगमेंट है। ऐसे केमिकल जिनकी वजह से रंग हो उन्हें हम पिगमेंट या वर्णक कहते हैं। तो कैरोटीन, गाजर का रंग तो देखे हो, तो पिगमेंट क्या हो जाएगा, कैरोटीन। अब यदि हम बात करें इसके सोर्सेस की, इसकी स्रोत की, तो स्रोत के लिए एक पॉइंट याद रखना, ये आता है थोड़ा सा पेपर में, ये पॉइंट जो है जरूर आता है। जितने भी येलो फ्रूट जितने भी हैं, पीले फल, इन सभी पीले फल में जो पाया जाता है वो क्या होता है, विटामिन ए। ठीक, पीले फल के नाम से आप ऐसा याद कर लो, या फिर मैं आपको स्रोत थोड़ी बहुत बता देता हूं। एक तो सबसे अच्छा स्रोत आप गाजर वैसे देख सकते हैं, कैरोटीन, तो गाजर हो गया। फिर इसका एक अच्छा स्रोत होता है आम, इसका अच्छा स्रोत होता है पपीता। ठीक, कुछ मात्रा में ये पालक में भी होता है, कम होता है पर होता है। फिर इसका एक अच्छा स्रोत जो है वो होता है लीवर ऑयल की कैप्सूल। लीवर ऑयल, या आप इसे पढ़ते होंगे फिश ऑयल भी कहते हैं कभी कभी, कैप्सूल आती है फिश ऑयल, या पूरा नाम होता है फिश लीवर ऑयल। कैप्सूल आती है गोल्डन, या है ना, जैसे आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं खुद से जाके तो वो हल्की गोल्डन कलर की रहेगी, है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिलती है वो रेड कलर की रहती है, चिपचिपी सी होती हैं, उनको खाया जाता है। उनके अंदर फिश जो होती है, मछली, उसके लीवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके डालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन ए। तो लीवर ऑयल, या जिसे अपन फिश ऑयल कहते हैं, ये किसका अच्छा स्रोत है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कि ये स्रोत होता है किसका, विटामिन ए का। ठीक, अब एक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्रोत में समझे। एक शब्द आपको सुनाया जाएगा या पेपर में पूछा जाएगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस ज्यादा से ज्यादा गोल्डन चावल, बस विशुद्ध हिंदी नहीं कर देना, नहीं सुनहरा भात कहने लगो, है ना, इतनी हिंदी नहीं होती है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। देखो, ऐसा नहीं है कि चावल में कोई विटामिन नहीं है, चावल में विटामिन होता है। चावल में विटामिन B1 होता है, जिसकी खोज किसने की है, फंक ने। अपन आगे बढ़ेंगे जब B1 पढ़ेंगे। तो नेचुरल जो प्राकृतिक में जो अपन को चावल मिल रहा है उसमें विटामिन है, लेकिन B1 है। अब हुआ क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, अनुवांशिक रूप से उसको रूपांतरित करके जीएम क्रॉप कहते हैं, टर्म यूज होता है, चाहो तो लिख लो, है ना, जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित की गई फसलें। तो इस राइस को क्या किया गया, हाइब्रिड कर दिया गया, और जेनेटिकली इसको ऐसा मॉडिफाइड किया गया कि इसमें विटामिन ए भी हो। और जब ऐसा चावल जिसमें अच्छी मात्रा में, जो रिच है किसके लिए, विटामिन ए के लिए, जब उसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए है तो उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस किसका स्रोत है, किसका सोर्स है, विटामिन ए का। लेकिन सिर्फ राइस लिखा आएगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा विटामिन B1। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लिख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ठीक, बाकी छोटे मोटे स्रोत तो लिखित रहते हैं कि भैया हरी सब्जियों में है, ऐसा है वैसा है, तो वो मैं नहीं करा रहा हूं, है ना। जो बहुत अच्छे स्रोत हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ऐसे जो डेली लाइफ में अवेलेबल है, मैं उन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी, विटामिन ए की, कि उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, और उसके जो है ये क्या हो गए, सोर्सेस, या उसके ये हो गए स्रोत। अब अपन यदि बात करते हैं तो यहां पर अपन पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती हैं उनको अपन फोकस करेंगे, कमी से होने वाले रोग। तो एक जो बीमारी है इसे तो आप सभी जानते हो, इस बीमारी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं रतौंधी। ठीक, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नाम भी सुने होंगे, है ना। क्या मतलब होता है रतौंधी का,
तो एक जो नाम से कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये है कि लोग ये कहते हैं इस बीमारी में रात में नहीं दिखाई देता है, जो कि गलत नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन उसको सही तरीके से समझो। इस बीमारी में कम प्रकाश में अस्पष्ट दिखाई देता है। डिम लाइट है, लो लाइट है, तो अस्पष्ट दिखाई देगा, ब्लर दिखेगा, विजन क्लियर नहीं हो पाएगा, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और कम लाइट है, डिम लाइट है, इसलिए नाइट या रात से जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसको बढ़िया 6, सवा 6, 6:30 तक सब दिख रहा है और खाना खा के बैठ गया कि भैया 7 बजे से मैं अंधा हो जाऊंगा, पानी वानी सब पास में ला के रख दो। ऐसा नहीं होगा। या ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको अंधेरे कमरे में भेज दिए, सब दिख रहा उसको बढ़िया, और बाहर दरवाजे से चिल्ला दो रात हो गई तो उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा मतलब नहीं है, है ना। इस शब्द में चले जाओ, संधि विच्छेद कर दो। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, रतौंधी का मतलब क्या होता है, कम प्रकाश में, डिम लाइट या कम प्रकाश में अस्पष्ट दिखाई देना, इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये रतौंधी बीमारी क्यों होती है, तो रतौंधी बीमारी होती है जब हमारी रॉड सेल, हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं सल्का कोशिका, रॉड सेल के इफेक्टेड या प्रभावित होने की वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए कम खाएंगे, रोडोप्सिन प्रोटीन कम बनेगा, रॉड सेल कम डेवलप होगी, और जब रॉड सेल डेवलप नहीं हुई, विकसित नहीं हुई, तो वो लाइट की इंटेंसिटी को, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित नहीं कर पाई। और जब प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित नहीं हुई तो क्या हो गया, उस चक्कर में कम लाइट में दिखना ही बंद हो गया, समझ नहीं पा रही हमारी रेटिना। तो रॉड सेल के इफेक्ट होने पर जो होता है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या इसे कहा जाता है रतौंधी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला यदि अपन बात करते हैं दूसरी बीमारी की, यदि बात किया जाए तो इस बीमारी को कहते हैं निक्टेलोबिया। इस बीमारी को कहा जाता है निक्टेलोबिया। थोड़ी ये सब नाम थोड़ा मुश्किल है, सुना होगा ना, ये तो क्या है एग्जाम में आते हैं इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। निक्टेलोबिया जो है, इसका एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये रतौंधी के बाद की अवस्था है, फेज आफ्टर नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक यदि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस है तो फिर अगला स्टेप जो उसको अगली बीमारी होगी उस नाइट ब्लाइंडनेस के ज्यादा हो जाने के बाद वो बीमारी होगी निक्टेलोबिया। ये थोड़ी खतरनाक हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होता है, चाहे प्रकाश कम हो या लाइट प्रकाश ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में रॉड सेल काम नहीं करती है और हमें वस्तु क्या दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ब्लर हो जाएगी चाहे ज्यादा लाइट भी हो तो भी, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी इतने समय तक था वो ठीक ही नहीं हुआ और उसका इफेक्ट बढ़ता गया, वो अगली फेज में, अगली अवस्था में चला गया। जब उसके नेक्स्ट फेज में गया तो रेटिना इतनी कमजोर हो गई कि ज्यादा लाइट में भी दिखना बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा है, बस काम चलाओ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। तो जब लाइट ज्यादा हो और ना दिख पाए तो उस कंडीशन में जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है निक्टेलोबिया। ले लें इसके शॉर्ट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जब अपन अगली बीमारी पढ़ रहे हैं, ये आपने सुना होगा एग्जाम में एक दो बार ये आ चुकी है, तो जो मॉक टेस्ट देते हैं या पुराने प्रीवियस एग्जाम जो करते हैं वो इसको समझ जाएंगे। इस बीमारी का नाम है जीरोथैल्मिया। इसे हम कहते हैं जीरोथैल्मिया। हालांकि हिंदी नहीं आती है, हिंदी में भी जीरोथैल्मिया ही लिखा रहेगा, लेकिन अब हो गया, आ ही गई हिंदी तो क्या करोगे, इसलिए आप लोग लिख लेना। इससे इस बीमारी को हिंदी में कहते हैं सल्की भवन रोग। थोड़ा भारी हिंदी हो गई पर कोई बात नहीं, लिख लेना। जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया उसे हम अपन क्या कहेंगे, सल्की भवन। समझना, इस बीमारी को कहा जाता है ड्राई आई डिसीज।
या इसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, शुष्क नेत्र रोग। तो आधी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो गई कि इस बीमारी में क्या होगा, जब ये बीमारी हो जाएगी तो हमारी आंख में जो आंसू या टीयर्स हैं इनका निर्माण रुक जाएगा, इनका निर्माण प्रभावित होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी आंख हमेशा ड्राई होगी। अब थोड़ा सा एक लॉजिक समझो, क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया है वो एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये जो आंख की कॉर्निया है ये सीधे एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है। अब जब ये सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रही है तो वायुमंडल में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब है, ये हमारी आंख की कॉर्निया से टकराएंगे, इसको डैमेज करेंगे। इसलिए क्या होता है, आंख में आंसू या टीयर्स की एक लेयर बनी होती है। हमारी आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, हमने पढ़ा था सलाइवा में भी होता है। लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में होता है, वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसलिए आंख में आंसू होना जरूरी है। बैक्टीरिया, फंगस ये सब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब हमारी आंख सीधे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगी तो धूल के कण है, गंदगी है, ये सब है, ये हमारी आंख में चले जाएगी। ये जो गंदगी है इसको हमारी जो आंसू है ये इसमें चिपका लेते हैं अपने साथ, फिर बहुत ज्यादा आंसू निकल जाएंगे तो उसके साथ बाहर हो जाते हैं, या सुबह आंख से वो गंदगी के रूप में निकल जाते हैं। घर की भाषा में जिसको अपन कीचड़ कह देते हैं, तो दिन भर की गंदगी तो होती है जो निकलती है। तो आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए आंसू बहुत जरूरी है। अब जिसको जीरोप्थेल्मिया हुआ है उस व्यक्ति के शरीर में आंख में आंसू का निर्माण नहीं हो रहा, आंख पूरी ड्राई है, तो सीधे हवा की मार भी उसी पे जा रही है, बैक्टीरिया फंगस आ रहे हैं वो भी उसमें जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आंख को डैमेज करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस ऐसे मरीज जिनको जीरोप्थेल्मिया होता है उनकी आंख जो है बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और आंख में उनके अत्यधिक दर्द होता है, अनबियरेबल पेन होता है, असहनीय वहां पर क्या होता है, दर्द होता है। तो कंडीशन खतरनाक तो है, आंसू नहीं है तो बैक्टीरिया भी मार रहे हैं, आंख की भी हवा आ रही है तो हालत खराब हो गई, हवा भी लगते जा रही है, इसलिए आंख में आंसू होना जरूरी है। तो ड्राई आई डिसीज किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। या लिख के ही पूछ रहे सीधे सीधे, जीरोप्थेल्मिया बीमारी किसकी कमी से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ले लें स्क्रीनशॉट, बहुत जरूरी है ये। ठीक, चलिए एक बीमारी और होती है उसको भी थोड़ा अपन डिस्कस कर लें। हालांकि ये बीमारी बहुत ज्यादा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी अब पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ लेते हैं इसको। ये जो बीमारी है इसे कहा जाता है केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, ठीक। इस बीमारी में क्या होता है, हमारी आंख की कॉर्निया में कैरोटीन की परत जम जाती है। जैसे आपने सुना होगा मोतियाबिंद बीमारी होती है, कैटरेक्ट, तो मोतियाबिंद में आप देखना आंख सफेद दिखने लगती है, व्हाइट व्हाइट दिखती है, कभी देखना जिसको ज्यादा मोतियाबिंद हो। तो व्हाइट क्यों दिखती हैं, क्योंकि हमारी आंख का जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हिस्सा है कॉर्निया, उसमें आके प्रोटीन जमा हो गया है, क्रिस्टलीन प्रोटीन है, ऑप्सिन है, कोई प्रोटीन होगा जो आके जमा हो गया है। वो प्रोटीन व्हाइट कलर का है, इसलिए हमें रतौंधी में जो आंख है वो सफेद दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, ये जो केरेटोमलेशिया बीमारी है इसमें कॉर्निया ही प्रभावित होगी, पर इस बार कॉर्निया में प्रोटीन जमा नहीं हो रहा है, हमारी जो कॉर्निया है इस कॉर्निया में लेयर बन जाती है किसकी, कैरोटीन की। ठीक, आंख की जो कॉर्निया है उस कॉर्निया में जमाव हो जाता है कैरोटीन का, हल्का ऑरेंज या रेडिश जैसा कलर दिखाई देगा, आप कह सकते हैं रेड रंग हल्का सा दिखेगा, लाल लाल सा। तो क्या होगा, अब वो कॉर्निया में जमा हो गया, कॉर्निया ही तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हिस्सा है जिसके कारण आर पार देख पा रहे हैं। अब उसी आर पार वाली कॉर्निया में आके जमा हो गया कैरोटीन, कैरोटीन के कारण वो कैरोटीन बीच में रुकावट बन रहा है, आर पार नहीं देख पा रहे हैं। यही होता है मोतियाबिंद में, कैटरेक्ट में, पर उसमें प्रोटीन जमा होता है, और केरेटोमलेशिया में किसका जमा हो जाता है, कैरोटीन का।
थोड़ी रेयर है आपको देखने को मिले, रेड या ऑरेंज जैसी पतली पतली धारी दिखाई देगी कॉर्निया में। पर मान लो कभी देखो तो समझ जाना कौन सी बीमारी, केरेटोमलेशिया। तो 4 बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, लिक्टोलोबिया, जीरोप्थेल्मिया और केरेटोमलेशिया, ये होती है विटामिन ए की कमी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा यहाँ पर विटामिन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके टाइप्स देखे, हमने विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े और फिर हमने विटामिन ए को डिटेल से पढ़ा, स्रोत, कमी, उसकी जानकारी जो भी थी। ऐसे ही धीरे धीरे हम हर विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, मैक्सिमम विटामिन को पढ़ेंगे और आखिरी में उनके अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, मन लगा के आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी सुझाव है, कोई आप सलाह देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।